नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज कुरुक्षेत्र में हम बात करने जा रहे हैं उस खतरे के बारे में जिसने चीन में हाहाकार मचा रखा है और भारत ने भी अब उसने दस्तक दे दी है। कोरोना का BF7 वेरिएंट भारत में आ चुका है। यह वही वेरिएंट है कोरोना का जिसकी वजह से चीन में हालात बेकाबू हो चुके हैं, अस्पतालों में जगह नहीं है। 4 केसेस भारत में आ चुके हैं, जिनमें से 3 कहां के हैं इसकी पुष्टि भी हो चुकी है। 2 गुजरात में केसेस सामने आए हैं और 1 केस की ओडिशा में मिलने की पुष्टि हुई है। गुजरात की वडोदरा में एक NRI महिला में यही BF7 वेरिएंट पाया गया है, जो कि कोरोना के वेरिएंट ओमिक्रॉन का ही एक स्वरूप है। और इस बात से भारत में आप यूं कह सकते हैं कि एक इमरजेंसी बटन प्रेस हो गया है। आज भारत सरकार की एक हाई लेवल मीटिंग हुई जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, भारत सरकार के कई अधिकारी, कोविड मैनेजमेंट से जुड़े अफसर, नीति आयोग के ऑफिशियल्स शामिल हुए। और अब यह मीटिंग आगे भी लगातार होगी, सीरीज चलेगी। जनवरी में फिर से स्वास्थ्य मंत्रालय एक रिव्यू मीटिंग करेगा। सरकार ने एक बात साफ कही है कि पैनिक ना करें, लेकिन कोरोना से बचाव के सारे प्रावधान फिर से लागू करने का वक्त आ गया है। अब सवाल यह उठता है कि क्या भारत में एक बार फिर स्कूल बंद होंगे, भारत में एक बार फिर पाबंदियां लगेंगी, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डों पर फिर से सख्ती की जाएगी, और क्या लॉकडाउन जैसे हालात एक बार फिर लौट सकते हैं? इसको लेकर सरकार ने आज क्या बताया हम आपको बताएंगे। लेकिन यह बात उठी क्यों, इसके लिए आपको चीन से आ रही बहुत ही खौफनाक तस्वीरें देखनी होंगी। हम आपको बताएंगे कि ये BF7 वेरिएंट क्या है जिसकी वजह से चीन में कहर मचा हुआ है, जहां हर रोज कोरोना से सैकड़ों मौतें हो रही हैं। और माना जा रहा है, एक्सपर्ट्स का कहना है कि 90 दिनों के अंदर कोरोना का एक पीक देखने को मिलेगा चीन में, जिसमें चीन के अंदर 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो सकती है। और अगले 3 महीनों में चीन की 140 करोड़ आबादी का 60% हिस्सा संक्रमित हो सकता है, जिसकी तादाद लगभग 80 करोड़ लोग बैठती है। अभी चीन में 2 और लहर आना बाकी हैं। आपको बता दें, कोरोना की एक्सपर्ट्स के मुताबिक अभी रोजाना 26,000 से ज्यादा नए मामले हैं और हकीकत में ये इससे कई गुना ज्यादा हो सकते हैं। कोरोना मरीजों से अस्पताल भरे हुए हैं। एक बेड पर कई मरीजों का इलाज चल रहा है। जहां बेड नहीं है वहां फर्श पर मरीज लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं। अस्पतालों में ICU बेड्स खत्म हो चुके हैं और मरीजों की लाशों का ढेर लगा हुआ है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, चीन की तस्वीरें, और तस्वीरें विचलित करने वाली भी हैं, आपको आगाह कर दें। हालात ये हैं कि जो क्रिटिकल मेडिसिन हैं वो मेडिकल स्टोर पर खत्म बताई जा रही हैं, और तो और कोरोना की टेस्टिंग किट तक कम पड़ रही है चीन के अंदर। अस्पतालों में स्टाफ की भारी कमी है और जो स्टाफ ड्यूटी पर आ रहा है वो भी भारी तादाद में संक्रमित हो चुका है। टेम्पररी हेल्थ सेंटर्स और ICU में लोगों का इलाज किया जा रहा है। शंघाई में आपको बता दें 2.5 लाख अस्थायी बेड बनाए गए हैं कोरोना संक्रमित लोगों का इलाज करने के लिए। और हालात इतने खराब हैं कि मुर्दा घरों के अंदर, मॉर्चरीज में अब शव रखने की जगह तक नहीं बची है। अंतिम संस्कार के लिए कई दिनों का लॉक जैम है। लंबी लाइनें शवों की लगी हुई हैं। और यह सब कुछ शी जिनपिंग की सरकार के मिसमैनेजमेंट का नतीजा बताया जा रहा है। अभी तक जो चीन सरकार जीरो कोविड पॉलिसी पर चल रही थी, वो अपने लोगों के दबाव में आई, ढील बरती गई, और उसके बाद जब बैन हटा तो बेतहाशा केस बढ़े। इसके अलावा चीन की अपनी 2 वैक्सीन, जिनके अलावा कोई और वैक्सीन चीन में नहीं लगाई जा रही है, उनका असर भी बेहद कम बताया जा रहा है। ये दोनों वैक्सीन कम इफेक्टिव बताई जा रही हैं, जो कि चीन के अंदर लोगों को लगी हैं। साइनोवैक्स और साइनोफार्म ये वैक्सीन है। सख्त लॉकडाउन जब खत्म हुआ उसके बाद लोग घरों से बाहर निकले, लेकिन सख्त लॉकडाउन का एक नतीजा यह था कि भारत में जैसे एक बड़ी आबादी को संक्रमण हुआ और एक नेचुरल इम्यूनिटी मिली, ऐसे चीन के लोगों के पास वो इम्यूनिटी मौजूद नहीं है, और ना ही वहां पर पर्याप्त संख्या में लोगों को वैक्सीन भी लगी है। अपार्टमेंट्स और घरों को सील करके रखा गया था, इस वजह से लोगों में हर्ड इम्यूनिटी विकसित नहीं हुई। वैक्सीनेशन भी कम रफ्तार से हुआ, जिसकी वजह से अब कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है। आपको बता दें, केवल करीब 58% नौजवानों को, युवाओं को ही पूरे चीन में वैक्सीन लगी है। और 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में तो यह तादाद और भी कम है। 80 साल से ज्यादा उम्र के केवल 42% लोगों को वैक्सीन लगी है। भारत की अगर आप बात करेंगे तो भारत चीन की तुलना में इस वक्त बहुत संभला हुआ है। भारत में इस वक्त कोरोना को लेकर कोई ऐसा पैनिक नहीं है। बहुत कम मामले आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में केवल 131 नए मामले देखने को मिले हैं। पूरे देश में एक्टिव केसेस की संख्या 3,408 है
और आप वैक्सीनेशन की भी तुलना करें तो भारत चीन से कहीं आगे दिखाई देता है। भारत में 2.22 अरब वैक्सीन डोज लग चुकी हैं। 16 जनवरी 2021 से अब तक जो ये वैक्सीनेशन ड्राइव चली उसमें लगभग 95 करोड़ लोग ऐसे हैं भारत में जिनको डबल डोज वैक्सीन की लगी हुई है। इनके अलावा 22 करोड़ लोगों ने इन डबल डोज के अलावा तीसरी बूस्टर डोज भी ले रखी है। हम चीन की तुलना में इस वक्त काफी ज्यादा बेहतर परिस्थिति में हैं, लेकिन भारत सरकार ने आगाह किया है और 3 साफ अपील की है हम सबसे। लक्षण दिखाई दें तो टेस्ट जरूर कराएं, कोरोना का टेस्ट कराएं। 90% इस बात की संभावना है कि आपको कोरोना नहीं होगा, लेकिन अगर कोरोना निकलता है तो सरकार को यह जानने में सहूलियत मिलेगी कि वो कौन सा वेरिएंट है। इसके अलावा सरकार ने यह भी अपील की है जिन लोगों ने 2 डोज के बाद बूस्टर डोज यानी तीसरी डोज वैक्सीन की नहीं लगवाई है वो तुरंत वैक्सीन लगवाएं, तीसरी बूस्टर डोज लें। और तीसरी और सबसे अहम बात, सोशल डिस्टेंसिंग का एक बार फिर से पालन करें। हमारे जो मास्क उतर चुके हैं, जो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना हमने बंद कर दिया है, जहां हम 2 गज की दूरी नहीं बरत रहे हैं, ये सारी चीजें, ये सारे नियमों का पालन हमें खुद करना पड़ेगा। सरकार ने अभी तक कोई सरकारी गाइडलाइन जारी नहीं की है, लेकिन अपील की है कि सावधानी बरतना शुरू कर दें। नो पैनिक, अबंडेंट प्रिकॉशन। अगर हम उस तरफ बढ़ रहे हैं तो अबंडेंट प्रिकॉशन के क्या मुद्दे हैं? पहली बात है कि खांसी जुकाम इस मौसम में होता है। हम विंटर में हैं, हम ठंड के मौसम में हैं। तो पहली अपील ये है कि खांसी जुकाम हो रहा है तो आज की सिचुएशन को देखते हुए अपील करना चाहेंगे कि उसमें आप टेस्टिंग करवा लीजिए। हो सकता है और 90% चांस है कि शायद ये नॉन कोविड होगा, लेकिन अगर हमने अर्ली डिटेक्शन करनी है तो तभी करेंगे, कोई टेस्ट करवाएंगे। तो एक अपील भी है और सिस्टम भी इसको प्रोत्साहित करेगा कि टेस्टिंग हो। टेस्टिंग बढ़ेगी तो हमारा फुटप्रिंट ज़्यादा होता है, प्रॉब्लम जो है वो डिटेक्ट होगी, उस वायरस का आइसोलेशन होगा, उस वायरस का जीनोम होगा, तो हमें पूरी ताकत मिलेगी और हमें समझ रहे कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। देश में 18 के ऊपर प्रिकॉशन डोज सबको लगनी चाहिए, लेकिन लगी है सिर्फ 27-28%। तो हम अपील करेंगे कि प्रिकॉशन डोज जिसको नहीं लगी है वो ले लीजिए। अगर हम क्राउडेड प्लेस में हैं, चाहे बाहर, जैसे मैं अब क्राउडिंग में आ गया हूं तो मुझे मास्क लगाना है, अंदर भी अगर क्राउडिंग है तो वहां भी हमने मास्क लगाना है। इसी प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग की जो एडवाइजरी अभी तक है आपके समक्ष, उसका ख्याल रखिए। अब हालात भारत में कैसे बन सकते हैं और चीन में भी क्या हालात हैं जिनसे दुनिया घबराई हुई है, आपके सामने रखने के लिए हमारे साथ एक सीनियर एक्सपर्ट्स का एक पैनल है। डॉक्टर संजीव चौबे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर संजीव शंघाई चाइना में प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर संजीव, स्वागत है आपका। डॉक्टर रजय नारायण इस वक्त ब्रिटेन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर रजय नारायण डायरेक्टर हैं ग्लोबल हेल्थ अलायंस हॉस्पिटल के। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका भी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर राकेश मिश्रा, फॉर्मर डायरेक्टर सीसीएमबी। डॉक्टर साहब का स्वागत है। और शेखर मांडे साहब हमारे साथ हैं, फॉर्मर डीजी आईसीएमआर। मांडे साहब का स्वागत है। मैं शुरुआत डॉक्टर चौबे आपसे करना चाहता हूं। चीन की तस्वीरें अभी हमने कुछ दिखाई। अभी जैसे वहां जीरो कोविड पॉलिसी जिसे कहते हैं, जिसकी बड़ी आलोचना भी हो रही थी और वहां पर चीन के अंदर प्रोटेस्ट हुए, उसके बाद कई जगह ढील बरती गई चीन में, और हमने देखा कि अब तस्वीरें आना शुरू हुई हैं। अस्पतालों में जगह नहीं दिखाई दे रही, लाशें दिखाई दे रही हैं कॉरिडोर्स में अस्पतालों के। जो क्रिमेटोरियम्स हैं या शवदाह हैं, वहां हम लंबी लंबी कतारें देख रहे हैं। यानी शवों को एक डिसेंट बरियर या अंतिम संस्कार भी नहीं मिल पा रहा है। ये सब कुछ उस वेरिएंट की वजह से बताया जा रहा है जिसका टेक्निकल भाषा में हमसे बेहतर आप लोग सब समझते हैं BF7 नाम दिया गया है। भारत में इसके 4 मामले आ चुके हैं। तो मैं भारत में हालात जो बन रहे हैं उससे पहले आपसे चीन के हालात समझना चाहता हूं। कितनी विकट परिस्थिति है वहां? देखिए, चाइना में ऑलमोस्ट लगभग 13 प्रोविंसेस में फैल चुका है, और जिसमें से शंघाई मेरा क्लोज वर्किंग प्लेस रहा है, जहाँ पे मैं 10 साल मतलब काम किया हूँ, आगे भी। तो वहाँ की स्थिति ये है कि मोर और लेस लगभग कह सकते हैं कि 70 to 80% पीपल जो है इन्फेक्ट हो चुकी है। उसके अलावा जो वैक्सीनेशन की आप बात कर रहे हैं, ये वैक्सीनेशन का डोज जो है 2021 के सितंबर अक्टूबर तक मैक्सिमाइज हो चुका था, कंप्लीट हो चुका था। अब उसकी एफिकेसी कितना थी, ये बात का मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास अभी कोई डेटा नहीं है। दूसरा जो एक बात और, ये जो दिखा रहे हैं आप लोग, जो ये अभी वीडियोस देखा मैंने,
तो इसमें भी ये बात सही है, क्योंकि वहाँ पे हमारे यहाँ जैसे क्रीमेशन का जो फैसिलिटी है, उस तरह की फैसिलिटी वहाँ पे लोग एक इलेक्ट्रिक बर्निंग करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग खुद ही इन्फेक्ट हो चुके हैं। तो डेफिनेटली है कि वर्कलोड जो है कम लोगों में काम चलाने के लिए, और जो जितने शव की जो लाइन है उनका एक प्रोसीजर होता है, टाइमिंग लगता है, इस वजह से वो पार्शियली थोड़ा सा सच है। और दूसरी बात यह है कि जो चाइना में जो आउटब्रस्ट हुआ है, इसका रीज़न ये है कि सडन जो इन्होंने ग्रेजुअली नहीं किया, इन्होंने अचानक से ही एक दिन में डिक्लेयर कर दिया कि देयर इज़ अब कोई सर्विलेंस नहीं होगा, कोई भी आप कहीं भी जा सकते हैं, जिससे इंटरमिक्सिंग काफ़ी हुआ और मतलब उससे काफ़ी लोगों ने फैलाया भी। तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि वेरिएंट भले ही BF7 एंड BF5 दो वेरिएंट पाए गए हैं, जो एक बीजिंग में है और एक क्वांगजो में पाया गया है। हमारे पास भी 4 केसेस आए हैं जी। तो इससे आप सोच सकते हैं कि अभी तक हम एश्योर्ड नहीं हैं कि जो वैक्सीन हमारे पास लगी हैं या जो हमने भी जो लगवाई हैं उसमें कितना, क्योंकि US में भी बढ़ रहा है, ब्राज़ील में भी बढ़ रहा है, कोरिया में बढ़ रहा है, जापान में बढ़ रहा है। तो डेफिनेटली हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ये स्टडी अभी जो है, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं डॉक्टर चौबे, जो कुछ आंकड़े जो हैं हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर ही, अभी तो खैर बहुत सारे एक्सपर्ट्स और चाइना के कई डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स जो बात कह रहे हैं कि अगले 3 महीनों में एक पीक चीन के अंदर देखने को मिलेगा और 80 करोड़ लोग इन्फेक्ट हो सकते हैं, 60% से ज्यादा आबादी चीन की इन्फेक्ट हो सकती है। क्या इसमें कोई हकीकत लगती है आपको? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ये हो सकता है, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ जो जैसे 31 हमारा दिसंबर को न्यू ईयर होने वाला है, तो वहाँ पे 31 दिसंबर उतना सेलिब्रेट नहीं करते हैं जितना चाइनीज़ न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। और चाइनीज़ न्यू ईयर में क्या होता है कि जो भी वर्कर जो है अपने होम टाउन जाता ही जाता है। तो अगर वो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर है और वहाँ जाके अपने घर में स्प्रेड कर दिया, जो उनके घर में इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पीपल हैं या कोई ओल्ड एज के पीपल हैं या जो अनवैक्सीनेटेड लोग हैं, तो डेफिनेटली जो इंटरचेंजिंग होता है, इंटर ट्रैवलिंग जो होता है, इंटर स्टेट इंटर प्रोविंस ट्रैवलिंग, उससे जो है बूस्टअप मतलब ये फैलने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अभी जो है और उसके बाद चाइनीज़ न्यू ईयर के बाद ये देखने के बाद पता चलेगा कि कितना ज़्यादा और फैल रहा है। डॉक्टर मिश्रा, अब सर आपसे ही ये बात हम लोग समझना चाहते हैं। आज घरों में चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं कि भारत में क्या पुराने वो दिन, भयानक दिन लौटने वाले हैं, लॉकडाउन वाले, जब अस्पतालों में हमारे यहाँ भी हालात बहुत ख़राब हो गए थे। उसके लिए सर ये जो वेरिएंट है BF7, इसको समझना हम आपसे चाहते हैं। ये बहुत घातक है या ये बहुत ज़्यादा संक्रमण करता है, इसके बारे में क्या जानते हैं हम? नहीं, देखिए BF7 जो है वो ओमिक्रॉन का ही एक स्वरूप है और हमको इससे बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। ओमिक्रॉन यहाँ से जा चुका है पहले से आके, और हम अभी वैक्सीन की वजह से और इसके पहले जो इन्फेक्शन हुए हैं ओमिक्रॉन की ही लहर में काफी ज्यादा, चूंकि वैक्सीन हमारी हो चुकी थी पहले ज्यादा लोगों की, से उसका हमको ज्यादा कुछ नुकसान नहीं उठाना पड़ा, ज्यादा उसका प्रेशर नहीं पड़ा हेल्थ सिस्टम के ऊपर। तो हम अभी बहुत ही स्ट्रांग सिचुएशन में हैं। हम चाइना में जो अभी हो रहा है वो हमारे वो समझिए कि हमारी सेकेंड वेव जैसी सिचुएशन है, क्योंकि उनकी सारी पॉपुलेशन नाइव है, उनको या तो बहुत पुअर वैक्सीन लगी या लगी ही नहीं है, और अचानक से जबरदस्त इन्फेक्टिविटी वाला वेरिएंट आ गया। ओमिक्रॉन बहुत ही ज्यादा इन्फेक्शियस है। अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो आपको कोई खास सिम्टम नहीं होगा, लेकिन इन्फेक्टिविटी इसकी बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो अनफॉर्चुनेटली चाइना को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो हमको उसमें परेशान होने की या कोई आतंकित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम वैक्सीनेटेड। हाँ, इतना हमको अब करना चाहिए कि हम सर्विलेंस अपना तेज रखें और ये देखें कि कहीं पे अगर कोई नया वेरिएंट उभर रहा है तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करें, और मास्क जरूर लगा के रखें, क्योंकि वो सबसे अच्छा, हम ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हैं, और मास्क लगा के थोड़ा हम अवॉइड करेंगे तो हम नॉर्मल कर सकते हैं। हमारे लिए मेरे ख्याल से कोई लॉकडाउन या इस तरह की जरूरत नहीं। डॉक्टर मिश्रा, एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन, मैं आपसे दोबारा ये पूछ रहा हूं यही बात, क्योंकि लोगों में इस बात को लेकर बड़ी चिंताएं हैं। ये आपने बताया BF7 वही ओमिक्रॉन वेरिएंट का ही एक स्वरूप है, जिसे जो भारत में तीसरी या चौथी लहर जो भी आप माने उसमें आया था, जिसमें हमारा बहुत नुकसान नहीं हुआ था। ये संक्रमण तेजी से करता है, लेकिन इससे गंभीर लक्षण या मौतें कम होती हैं, ऐसा हमने भारत में पाया। लेकिन फिर सर सवाल यह है कि चीन में इससे इतनी ज्यादा मौतें क्यों हो रही हैं, और ये मानना कि 60% आबादी 3 महीने में इन्फेक्ट हो जाएगी चीन की। हाँ, इन्फेक्शन तो होगा ही, लेकिन हमारे जैसे मैंने बताया कि हमको ओमिक्रॉन का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि हम ऑलरेडी
सेकेंड वेव से गुजर चुके थे, तो इसका मतलब बहुत सारे लोगों को वो इम्यूनिटी और वैक्सीनेशन उस समय हमारे यहाँ काफी हो चुका था। चीन ने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया, इन्होंने डिले किया लेकिन वैक्सीनेट करके तैयार नहीं किया अपनी पॉपुलेशन को, और उनकी वैक्सीन भी उतनी कारगर नहीं है ऐसा सुनने में आ रहा है। इस वजह से उनको समस्या है। हमारे पास ये दो चीजें नहीं है। अब चूंकि चीन में बहुत बड़े पैमाने पे इन्फेक्शन होगा, इसलिए नए तरह के वेरिएंट भी उसमें बन सकते हैं, इसलिए हमको थोड़ा सावधानी रखनी चाहिए। अभी तक जो है ओमिक्रॉन के जो सब वेरिएंट है, इससे हमको ज्यादा सावधान रहना चाहिए, लेकिन हमको कोई इससे वैसा स्ट्रेस लेने की जरूरत घबराने नहीं की है। जरूरत नहीं है। सावधानी और सर्विलेंस बहुत जरूरी है, और वो अच्छी तरह से अभी सरकार ने अपने सारे गियर ऑन कर दिए हैं, तो मेरे ख्याल से वो एक अच्छी बात है। जी हाँ, बिल्कुल। सरकार ऐसा लगा कि आज इस मामले को लेकर बहुत सजग है और बैठक भी हुई, केंद्र की कई एजेंसियां उसमें शामिल थीं और आगे के चरणों में बताया जाएगा कि क्या क्या कदम उठाए जाएंगे जैसी जरूरत पड़ेगी। डॉक्टर मांडे, आज ही ये भी खबर आई कि ये एजेंसी इसको पहले पता होगी लेकिन सार्वजनिक आज हुई है कि इसी BF7 वेरिएंट के 4 केसेस भारत में आ चुके हैं, उड़ीसा और गुजरात के अंदर। अब इसके यहां से आगे क्या प्रोग्रेशन आप देखते हैं इस वेरिएंट के भारत में फैलने की? ऐसी बात है कि जैसे राकेश जी ने कहा अभी कि जो कि हमारे यहाँ हाइब्रिड इम्यूनिटी आ चुकी है, या तो टीके की वजह से या फिर जो लोगों ने पहले जिनको संक्रमण हुआ था, जो ग्रस्त थे कोरोना से, तो ज्यादा फैलने की उम्मीद तो नहीं है। अगर फैलता भी है तो हॉस्पिटलाइजेशन और मौतें बहुत कम पाई जाएगी, ऐसा हम लोग सब मानते हैं। और होता भी है तो जैसे नॉर्मल सर्दी जुकाम जिस तरह से होता है उस तरीके से हो जाएगा। तो मैं नहीं मानता हूँ कि इतना बड़ा असर होगा जितना चीन पे हम आज पाया जा रहा है। चीन पे जितने लोग कह रहे हैं कि प्रोजेक्टेड नंबर जो है मरने वालों के, जो 10 लाख का जो नंबर कहा जाता है चीन में, मैं नहीं मानता हूँ कि भारत में इतने बड़े नंबर से ये आएगा। तो साइंटिस्ट का यही मानना है कि फैल सकता है, लेकिन इसकी गहराई जो है इतनी नहीं होगी जितनी हमारी फर्स्ट या सेकंड वेव में थी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल और मांडे साहब कि भारत में अभी बताया गया जब दिन में बैठक हुई सरकार की उसके बाद कि जो तीसरी डोज लगी है वो भारत में पर्याप्त संख्या में नहीं लगी हुई है। ज्यादातर लोगों ने सेकेंड डोज ली है, वो डबल वैक्सीनेटेड हैं, लेकिन क्या वो डबल डोज अब भी कारगर है, उसकी एफिकेसी अभी भी बरकरार है, या जिसके पास तीसरी डोज की सुरक्षा नहीं है वो अनप्रोटेक्टेड है? ये बहुत अच्छा सवाल है। वैसे जब क्लिनिकल ट्रायल्स जब हुए थे तब 2 डोज लेके ही ट्रायल हुए थे, दोनों के, कोवैक्सीन के और कोविशील्ड के, दोनों के 2 डोजेस के ट्रायल हुए थे और वो पर्ची छप चुकी है लैंसेट में, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में वगैरह। और 2 डोज काफी कारगर साबित हुए थे दोनों के, कि एफिकेसी जो पाई गई थी वो 75% से ज्यादा एफिकेसी उनकी पाई गई थी। अभी तक पूरी ऐसी सिस्टमैटिक स्टडी नहीं हुई है कि ये इम्यूनिटी जो आती है, ये जो प्रतिरोधकता आती है हमारे शरीर में, कितने महीनों तक वो काबिल है। तो इसलिए सरकार ने सभी लोगों को कहा था कि हो सके तो आप एक बूस्टर बाद में लीजिएगा, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद। लेकिन अभी तक इसका विज्ञान की तरफ से विश्लेषण अभी जारी है और मेरे ख्याल से जब ये रिजल्ट सामने में आएंगे तब हमें पता चलेगा कि कितने महीने तक ये कारगर था। लेकिन फिर भी हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि जिन जिन लोगों ने 2 डोजेस लिए हैं वो अभी तक सेफ है नए आक्रमण के खिलाफ। डॉक्टर रजब, मैं 1 मिनट में आपके पास आ रहा हूं, एक बार फिर से डॉक्टर चौबे के पास जाना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल और लोग ये सोच रहे हैं कि चीन के अंदर जो हालात बने, आपने उसकी वजह बताई, डॉक्टर मिश्रा ने भी बताई, लेकिन चीन जैसा देश ओवरवेल्म हो जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था कि वहां की मेडिकल सुविधाएं जो हैं वो पूरी तरीके से चोक हो जाएंगी। उसके बारे में अगर आप कुछ बता सकें, क्योंकि वहां का हेल्थ केयर सिस्टम हम भारत से बेहतर मानते हैं, इस वक्त वहां अस्पतालों के क्या हालात हैं? देखिए, अस्पतालों में जैसे क्या है कि वहाँ भी जो है सारे जितने भी लोग हैं उनको गवर्नमेंट जो है कुछ उनमें सपोर्ट करती है, जिससे सोशल सिक्योरिटी के नाम पे उन लोग कुछ करते हैं। तो वो अभी जो कंडीशन है कि अचानक से जो एज ऑफ हुआ है और जिस हिसाब से केसेस बढ़े हैं, और उसमें उन्होंने देखा कि जो वैक्सीनेशन ऑलरेडी 3 डोजेस लेने के बाद, इंक्लूडिंग द बूस्टर डोज, उसके बाद भी जो है क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं। तो डेफिनेटली वहाँ पे पैनिकिंग ज़्यादा मचा हुआ है। वहाँ लोग पैनिक हो गए हैं। एंटीपायरेटिक मेडिसिन या आइबुप्रोफेन मेडिसिन या सिंपल मेडिसिन जो कफ कोल्ड वाली होती है वो भी आउट ऑफ स्टॉक हो गई है। क्योंकि मैं खुद वहाँ पे एक बार लॉकडाउन में था, जब अभी इसी साल की बात है, और उसमें क्या था कि अप्रैल एंड मई वो कंप्लीट लॉकडाउन, हमने कंपाउंड लॉकडाउन किया गया था।
तो उसमें क्या हुआ था कि लोगों ने वहाँ पे स्टॉकिंग की प्रॉब्लम है, लोग स्टॉक कर करके रखना शुरू कर देते हैं कि फ्यूचर यूज़ में। वहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन बड़ी अनप्रिडिक्टेबल रहती है, तो वी डोंट नो कि आगे जाके कि आगे गवर्नमेंट का स्टैंड क्या होगा और कैसे वो लोग करेंगे, इसलिए वो लोग स्टॉक कर लेते हैं। तो जो OTC मेडिसिन है, जो ओवर द काउंटर मेडिसिन मिलती हैं, वो सारी जो है वहाँ से गायब, मतलब चली गई हैं, मतलब वो सभी लोगों ने खरीद लिया है, जिसकी वजह से जो रियल केसेस भी हैं वो लोग परेशान होकर जो है वीडियोस निकाल रहे हैं और ट्विटर पे शेयर कर रहे हैं और प्रॉब्लम्स को जो है सामने रख रहे हैं। डॉक्टर नारायण, चाइना के जो हालात हैं उसे लेकर दुनिया भर के देशों में एक चिंता है। यूके में आप क्या बता पाएंगे कि क्या सजगता है और क्या इस वेरिएंट के मामले यूके में भी पाए जा रहे हैं? डॉक्टर साहब, शायद आपका ऑडियो जो है म्यूट है, एक बार चेक कर लीजिए। हाँ जी, आवाज आ रही है हमारी जी, आप आप सर? बोलिए। जी जी। तो यूके में तो इसके कुछ केसेस पाए गए हैं, 3-4-5 केसेस पाए गए थे आज से कुछ हफ्ते पहले, लेकिन अभी इसका कोई ज्यादा फैलाव नहीं हुआ, ज्यादा केसेस बढ़े नहीं हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो वैक्सीन दे गए थे, एस्ट्राजेनेका, फाइजर, जो भी वैक्सीन दे गए थे उसकी एफिकेसी बहुत अच्छी है। चाइना में चूंकि वैक्सीन जो यूज किए गए थे, 2 चाइनीज वैक्सीन की एफिकेसी बहुत ही खराब थी, रिसर्च ने साबित कर दिया इस बात को। तो उसके चलते ऑब्वियसली चाइना में केसेस इतने ज्यादा फैल रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक भारत का सवाल है, मेरे को लगता है कि एहतियात बरतने की जरूरत है, अलर्टनेस की जरूरत है। हम लोग के पास ऑलरेडी वैक्सीन हैं, और जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, जिनकी इम्यूनिटी वीक है, उनको ऑब्वियसली बूस्टर लेना चाहिए। जितने एडल्ट्स उनको बूस्टर लेके रखना चाहिए। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि हम लोग को जीनोमिक सीक्वेंस करना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं, ये पहले भी देख चुके हैं कि जो कोविड का जो वेरिएंट होता है, अगर किसी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, किसी वीक इम्यूनिटी वाले लोगों में जाता है तो एक नया वेरिएंट पैदा कर सकता है। तो इसलिए जरूरी है कि हम अपने जितने बुजुर्ग हैं, जितने इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, उनको तो वैक्सीन दें, और जो सरकार ने कहा है बूस्टर लेने के लिए, सबको बूस्टर लेना चाहिए। और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हमारे जितने बॉर्डर पर हैं उनको सर्वेलेंस बढ़ाकर उनका चेक करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपना सर्वेलेंस को टाइट नहीं करेंगे, उनको चेक नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि कुछ केसेस और फिर भारत में बढ़ेंगे और उसके चलते फिर प्रॉब्लम आगे बढ़ सकती है। जी, भारत में आज चर्चा इसी बात की हो रही है कि क्या एक बार फिर से, जैसे आपने सर्वेलांस कहा, तो एयरपोर्ट पर जो लोग आते हैं विदेश से, खास तौर पर चीन से, उनकी टेस्टिंग दोबारा शुरू हो, ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि ऐसा फैसला लिया जा चुका है। और इसके अलावा देश में जो सतर्कता बरतने की जरूरत है, जिसमें आम लोगों के सहयोग के बिना कुछ नहीं हो सकता, तो ये भी एक माध्यम है। आप लोगों की बातें लोगों तक पहुंच रही हैं तो थोड़ी लोग आगाह होंगे और पुराना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो हम भूल चुके हैं उसको हम लोग दोबारा शायद अपनाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहां रुकना है, लेकिन आप देख रहे हैं एक्सपर्ट्स आगाह कर रहे हैं, सावधान रहें, घबराएं बिल्कुल नहीं, लेकिन ये माने कि कोरोना गया नहीं है, कोरोना हमारे बीच में है। भले ही हम इस वक्त उस पर हावी हों, लेकिन बाजी पलटते देर नहीं लगती। तो कोरोना की दहशत एक बार फिर दस्तक दे रही है, और ये सब कुछ चीन से आ रही खबरों और तस्वीरों की वजह से है। चीन में कोरोना बेकाबू रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। आपको याद है 2020 में भी चीन से ही यह बीमारी दुनिया में आई थी, और आज वहां ऐसे हालात बताए जा रहे हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा कि चीन की 60% आबादी अगले 90 दिनों में, 3 महीनों में संक्रमित हो सकती है। लगभग 80 करोड़ के करीब लोगों को कोरोना हो सकता है। अभी तक चीन जो संभला हुआ था, अब ऐसा लग रहा है कि कम वैक्सीनेशन और जबरदस्त ढिलाई की वजह से वहां पर हालात खराब बनते जा रहे हैं। लेकिन इसका भारत पर क्या इंपैक्ट है, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट्स जो हैं वो लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर मिश्रा, एक सवाल, जैसे अभी हम लोग ने सबने ओमिक्रॉन वेरिएंट की बात की, जिसी का एक स्वरूप चीन में इस वक्त है और भारत में जिसके 4 मामले आए, आपने कहा इससे घबराने की जरूरत नहीं है, हम ओमिक्रॉन से बाहर एक बार निकल चुके हैं। लेकिन सर, क्या इसका मतलब यह है कि आइंदा कभी वो डेल्टा खतरनाक वेरिएंट जो था, जो पिछले साल हमारे यहां आया था, जिससे अनगिनत मौतें हुई थीं, क्या वैसा कोई खतरनाक कोरोना का वेरिएंट दोबारा नहीं आ सकता? नहीं, देखिए, वायरस जो का पर्पस होता है ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट करे, और वायरस की इवोल्यूशन का प्रेशर यही रहता है, वो आदमी को बीमार करे या मारे, उससे कोई वायरस को फायदा नहीं होता है। ये हमारी बदकिस्मती है कि कभी कभी वो इन्फेक्शन जो है जानलेवा हो जाता है। तो जो सिलेक्शन प्रेशर है वायरस के ऊपर, वो ज्यादा से ज्यादा इन्फेक्शियस होने का है। इसका मतलब ये नहीं गारंटी हो गई कि वो उसकी कोई क्लिनिकल सिचुएशन नहीं बनेगी या खतरनाक नहीं होगा, वो किस्मत की बात है, लेकिन उस पर सिलेक्शन प्रेशर नहीं होता है। तो अभी 2 चीजें हैं, एक तो ये कि हम ऑलरेडी हाइब्रिड इम्यूनिटी से प्रोटेक्टेड हैं, तो छोटे मोटे इन्फेक्शन या वेरिएंट से हमको उतना ज्यादा फर्क नहीं होगा। इन्फेक्शन हुआ भी आदमी को तो उसके सिम्टम बहुत बहुत ही कम होंगे। और
ओमिक्रॉन ऑलरेडी इतना ज्यादा इन्फेक्शियस है कि इससे भी ज्यादा इन्फेक्शियस वायरस बनने के चांसेस जो है वो थोड़ा कम हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमको बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हमने सावधानी नहीं बरती तो वायरस को, इसका मतलब हम ज्यादा मौका दे रहे हैं और ज्यादा इवॉल्व होने का, और वहां पे हमारी अगर बदकिस्मती आ गई और क्लिनिकली डेंजरस वेरिएंट निकल गया तो हमको परेशानी उठानी पड़ेगी। इसीलिए सावधानी बरतने की जरूरत है। बाकी हर चीजें हमारे साथ हैं, लेकिन हमको भी अपना ख्याल रखना है कि हम मास्क लगा के रखें। जिन्होंने बूस्टर नहीं लगाया वो फटाफट लगवा लें, क्योंकि उससे फायदा है, कोई नुकसान नहीं, वैक्सीन सेफ है। तो वो अगर हम करते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन कोई ये गारंटी नहीं दे सकता कि इससे ज्यादा खतरनाक वेरिएंट अब डॉक्टर साहब मैं आपसे एक सवाल ये जानना चाहता हूँ। हूँ, जैसे जैसे हमने आपने बताया और इसको हम बार बार रिपीट करें तो कोई बुराई नहीं है, बूस्टर डोज लगवा लीजिए, जहां बाहर जाएं मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। और तीसरी बात जो मेरा सवाल है, टेस्टिंग। सर अभी तो हमारे देश के अंदर कई राज्यों में जो है वायरल बुखार जिसे हम कहते हैं, सर्दी जुकाम, वो फैला हुआ है। हर दूसरे घर के अंदर आपको कोई व्यक्ति मिल जाएगा, लेकिन वो व्यक्ति जरूरी नहीं है कि वो टेस्ट करा रहा है, बल्कि मेरी अगर मैं सही हूं तो कोई व्यक्ति इस वक्त जान पहचान में ऐसा नहीं है जो कोरोना का टेस्ट कराता हो अगर उसको बुखार या खांसी आ जाती है। तो इसको लेकर क्या सलाह है? टेस्ट कराना एक अच्छी बात है। अब मेरे ख्याल से थोड़ा सिस्टम भी सजग हो जाएगा तो और ज्यादा टेस्ट होंगे। लेकिन एक और जरूरी चीज है कि हम सीवेज वेस्ट वाटर सर्विलेंस को तेज कर सकते हैं। वहां पे किसी आदमी को पकड़ने की जरूरत नहीं है। आप सिटी के वेस्ट वाटर से पता लगा सकते हैं किस तरह के वेरिएंट आ रहे हैं। और कुछ शहरों में, जैसे हम लोग बेंगलोर में बहुत रेगुलरली कर रहे हैं इसको, हैदराबाद में भी ओपन रेंज में हो रहा है। तो मेरे ख्याल से बड़े शहरों में या जहां जहां भी अच्छी तरह से सुविधा नहीं है तो हम कर लें, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरत नहीं रहती है फैसिलिटी की। अगर हम वेस्ट वाटर या इन्वायरमेंटल सर्विलेंस करते रहें तो हमको एक ब्रॉड आइडिया पता रहेगा किस तरह से वेरिएंट की सिचुएशन चेंज हो रही है या ओवरऑल केसेस बढ़ रहे हैं कि नहीं। तो एक्चुअल नंबर हमको उससे पता चलेगा, क्योंकि सिम्टोमेटिक नहीं है तो केस तो कोई रिपोर्ट नहीं करेगा और टेस्ट करवाने भी नहीं जाएगा। लेकिन ये जरूरी है कि लोग अगर उनको सिम्टम लगता है टेस्ट करा लें, उससे सभी का फायदा है। और उससे सबसे बड़ी ये चीज है कि हमको जीनोमिक सिचुएशन पता चलेगी, वेरिएंट सिचुएशन पता चलेगी, तो हम अच्छे कदम उठा सकते हैं। हम अपनी दरअसल पॉलिसी ये अच्छी बात रख जो है, ये सकते हैं। सलाह आज नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर पॉल ने, जब वो बाहर आए बैठक के, तब उन्होंने ये सलाह दी है डॉक्टर मांडे कि लोग टेस्ट कराएं। आपकी लोगों को नसीहत होगी, सिम्टम्स दिखाई दें, चाहे वो उसको वायरल मान रहे हो या कोल्ड मान रहे हो, लेकिन कराएं, चाहे रैपिड एंटीजन या आरटीपीसीआर टेस्ट। सर आपकी आवाज नहीं पहुंची, आप भी चेक कर लें एक बार। जरूर करें, क्योंकि जाड़े का मौसम है, नैसर्गिक है कि लोगों में सर्दी जुकाम तो होगा। लेकिन जिन लोगों को सर्दी जुकाम होता है, अगर वो एक टेस्ट करा ले इसके बारे में, तो बाकी लोगों का ही फायदा होगा। क्योंकि अगर कोविड पॉजिटिव कोई आता है तो तुरंत उस व्यक्ति को कहा जा सकता है कि आप थोड़ा आइसोलेट हो जाओ, क्वारंटीन हो जाओ कुछ दिनों के लिए। तो टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं राकेश जी से दोबारा बहुत सहमत हूँ कि वेस्ट वाटर सर्वेलेंस जो है हमारे देश में, इसका बड़े स्तर पे करना बहुत जरूरी है। पिछली वेव जब आई थी तो उस वक्त वेस्ट वाटर सर्वेलेंस में दिखाया गया था कि किस तरह हैदराबाद में, पुणे में, बंगलोर में, इलाहाबाद में किस तरह का कोविड फैल रहा था और कौन से इलाकों में, कौन से बस्तियों में कोविड फैल रहा था, इसके बारे में थोड़ी जानकारी हो जाती है। तो मेरे ख्याल से टेस्टिंग, जिन लोगों में सिम्टम्स है, और वेस्ट वाटर सर्वेलेंस, ये दोनों स्ट्रेटेजीज अगर हम लोग अपनाते हैं तो मेरे ख्याल से एक अच्छा साधन हमारे हाथ में होगा, जिससे हम लोग इसमें फैलने से थोड़ा काबू पा जाएं। जी डॉक्टर मिश्रा, अगेन आपसे मेरा सवाल है, हमने ये देखा था कि जब कोरोना अपनी पीक पर था तो हमारे यहाँ बहुत सारी फैसिलिटीज़ डेवलप की गई थी, चाहे वो ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर के हो, ट्रांसपोर्टेशन की चीज़ें हो, या अस्पतालों में बेड्स की संख्या बढ़ानी हो, आईसीयू बेड्स बढ़ाने की बात हो, या मेडिसिन की रिक्वायरमेंट जो है उसको बढ़ाने की बात हो। ग्रेजुअली जाहिर है जब मामले नहीं आए तो हमारा वो तंत्र जो है अब उस स्तर पर तो काम नहीं कर रहा है। क्या उसको वहीं पर ले जाकर एक्टिवेट करने की आवश्यकता आ गई है? नहीं, उतने स्केल पे हमको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने कहा कि इन्फेक्शन हो सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हॉस्पिटलाइजेशन या आईसीयू वाली हमको कोई बड़ी समस्या आएगी। सावधान रहना जरूरी है, लेकिन अभी मैं नहीं ये मानता हूं कि हमको इमरजेंसी गियर में आ जाना चाहिए कि आईसीयू बढ़ा दो, हॉस्पिटल रिजर्व कर दो, वैसा जरूरत नहीं। सब ज्यादा जरूरी है कि हम मास्क लगा लें, बूस्टर ले लें और थोड़ा सावधानी रखें सर्विलेंस के द्वारा, तो उसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए।
जी डॉक्टर चौबे, अभी बार बार बात हुई कि चीन में हालात इसलिए बने क्योंकि वहां पर या तो वैक्सीन उतनी इफेक्टिव नहीं थी या कम लोगों को वैक्सीन लगी, और तीसरे कि लोगों को बार बार घरों में चूंकि बंद कर दिया जा रहा था जबरन लॉकडाउन के नाम पर, तो उनके अंदर वो नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई जो इन्फेक्शन से हो जाती है, उसका खामियाजा आज वहां भुगतना पड़ रहा है। ये बात लोग समझ रहे होंगे कि चीन में जहां इतनी सख्ती है वहां वैक्सीनेशन को लेकर ढिलाई क्यों बरती गई? नहीं, वैक्सीनेशन को लेकर ढिलाई नहीं रखी गई। देखिए, उनकी पॉलिसी ऐसी थी जिसकी वजह से आज ये प्रॉब्लम हो रही है। पॉलिसी ये थी कि वैक्सीनेशन उन्होंने कर दिया और वो वैक्सीन की जो एफिकेसी है वो 1 साल तक है, 6 महीने है, 9 महीने है, ये किसी को नहीं पता है। तो अचानक से जो ये एज ऑफ हुआ कि कोई रिस्ट्रिक्शन हटा दिए गए और उनको भी लगा कि अब यहाँ पे हार्ड इम्यूनिटी डेवलप होना चाहिए, बट उनको भी ये एक्सपेक्ट नहीं था कि इस तरह से इतना ज़्यादा जो है वो फ्लेयर अप हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है आज उनकी जो सारी हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम है वो थोड़ा सा मिसमैनेज हो गई है। बट डेफिनेटली ये चिंताजनक हम सभी के लिए है, क्योंकि इंडिया भी बहुत करीबी है और वहाँ से अदर कंट्रीज़ भी कनेक्टिविटी रहती है, तो हमें अपने सुरक्षा पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए rather than कि चाइना में जो हो रहा है वो तो लोग भुगत ही रहे हैं, लेकिन हमें अपने आप को बचा के रखना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब भारत में ये बातें उठनी शुरू हो चुकी हैं कि चीन के साथ हमारा जो एयर ट्रैवल है वो बैन होना चाहिए, अभी ही तुरंत ये कदम उठा लिया जाए, नहीं तो बाद में फिर 2020 के बाद जो परिस्थितियां बनी वैसी कहीं भारत में ना बन जाएं। डॉक्टर नारायण, क्या इस बात को लेकर के दुनिया में भी चर्चाएं हैं? चीन दुनिया में अब अगर इकोनॉमिक दृष्टि से देखें तो एक ऐसा चक्का है जो अगर जाम हो जाता है तो पूरी दुनिया ठहर सी जाती है, लेकिन क्या वो वक्त आ गया है जो हमने पिछले 2 वर्षों में होते हुए देखा कि एक बार फिर से वो कदम उठाए जाएं? जी, मैं अभी नहीं समझता हूँ कि अभी पैनिक मोड पे हम लोग को जाना चाहिए, पैनिक करके सब कनेक्शन बंद कर दें और ट्रैवल बंद कर दें चाइना के साथ। लेकिन हाँ, जो कि ट्रैवल इंडिया से है, चाहे किसी भी कंट्री से जो चाइना में लोग ट्रैवल कर रहे हैं, जो बॉर्डर है उसको डेफिनेटली वहां पर एक सर्वेलेंस बढ़ाने की जरूरत है, वहां पे एक प्रिकॉशन बढ़ाने की जरूरत है, टेस्टिंग बढ़ाने की जरूरत है, और अगर केसेस मिलते हैं तो जीनोमिक सीक्वेंसिंग बढ़ाने की जरूरत है। मैं नहीं समझता हूं कि अभी बॉर्डर सील करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हाँ, क्योंकि अब एक बार आपके पास वेरिएंट आ जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे यूके में ऑलरेडी वो BF7 वेरिएंट आ चुका है और बहुत सारे कंट्रीज में वेरिएंट आ चुके हैं, लेकिन डेथ्स नहीं हो रहे हैं, उतने हॉस्पिटलाइजेशन नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग के वैक्सीन काफी इफेक्टिव है। चाइना में वैक्सीन इफेक्टिव नहीं था, दैट इज वन ऑफ द मेन रीजन कि चाइना आज इतने बड़े मुसीबत में पड़ा है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि बॉर्डर पर इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर अगर बात हो रही है तो यस, टेस्टिंग, सर्वेलेंस, जीनोमिक सीक्वेंसिंग सब चीज बढ़ाने की जरूरत है। मुझे लगता है आप सबकी बातें सुनकर आज लोगों में जानकारी तो पहुंची ही है, लेकिन अगर कोई दहशत, कोई पैनिक होगा तो वो भी खत्म हुआ होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर संजीव चौबे, डॉक्टर राकेश मिश्रा, शेखर पांडे जी और डॉक्टर अजय नारायण आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।